अशोक के अभिलेख, एक क्वेश्चन अभी मेंस में आया नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गया अशोक के अभिलेख, तो इसमें पता नहीं कौन क्या क्या लिख के आएगा। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, ठीक, इंस्क्रिप्शंस अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक, रॉक इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। दूसरा, स्तंभ, पिलर इंस्क्रिप्शंस। और तीसरा, अशोक के अभिलेख को डिवाइड करते हैं गुफा, केव। 3 तरह के इंस्क्रिप्शंस हैं, ये लिख लीजिए, सब फिल्म्स में काम आता है। अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे हम इसको अभिलेखों को। एक शिलालेख, 2 स्तंभलेख, तीसरा गुफालेख, केव्स। शिलालेख 2 भागों में है, लघु, दीर्घ। इसी प्रकार से स्तंभलेख लघु, दीर्घ और गुफा जो है वो बराबर पहाड़ी पे है, बराबर पहाड़ी बिहार के पास, बराबर, ठीक। लघु जो है 18 है, ये 8 है, ये 5 है और ये 6, ठीक। और ये 3 है, 3 है। एक इसमें है सुदामा, एक है कर्ण चौपड़ और तीसरा है आपका विश्व झोपड़ी। ये इंस्क्रिप्शंस को लेके अंतर है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। लघु, दीर्घ, शॉर्ट कहां। फिर वी कैन डिवाइडेड अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन 3 कैटेगरी। द फर्स्ट वन है आपका रॉक इंस्क्रिप्शन, सेकंड वन इज पिलर इंस्क्रिप्शन, थर्ड वन इज केव इंस्क्रिप्शंस, ठीक। वी कैन आल्सो डिवाइडेड दिस रॉक इंस्क्रिप्शन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन स्मॉलर, माइनर एंड देन मेजर, बड़े है ना। इसी प्रकार माइनर, मेजर एंड देन 3 केव इंस्क्रिप्शंस। फर्स्ट वन सुदामा, सेकंड वन कर्ण चौपड़, थर्ड वन विश्व झोपड़ी, ठीक। क्लियर। पढ़ाते पढ़ाते हिंदी इंग्लिश दोनों में गूगल टाइप हो गया है कमांड है। जब मैं पहले पढ़ा शुरू किया 2011 में, तो मैं इंग्लिश मीडियम ही था उस समय, तो बच्चे आए और निकल जाए धीमे से, वो सब समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने उसको हिंदी किया गूगल टाइप, फिर इतनी शुद्ध हिंदी हो गई, हिंदी इंग्लिश वजह सब बिल्कुल हमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी मिक्स हो गई है, ठीक। यदि कोई मुझसे कहे गाना गाई है तो मैं एक लाइन हिंदी में गाऊँ, उसी गाने को इंग्लिश में गाऊँ, उस टाइप का धीमे धीमे होते चले जा रहा है थोड़े दिन बाद। क्लियर हो गया। ये जो लघु हैं, ये माइनर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम, बाकी सब में उपाधि, ठीक। बाकी सब में उपाधि मिलती है, इनमें अशोक का नाम मिलता है। जो मेजर है शिलालेख, रॉकेट्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 मेजर रॉकेट्स हैं, 14। इसमें 13वें नंबर का जो रॉकेट है, 13वें नंबर का, इसमें मतलब 8 स्थान मिलते हैं। नंबर ऑफ वो जो मैसेज है वो 13वें नंबर का। तो 13वें नंबर का जो ब्लैक इंस्क्रिप्शन है 13 नंबर का 14 है, 14 रॉकेट्स हैं, 14 मेजर रॉकेट्स, ठीक। एक हो गया प्लेस और एक हो गया मैसेज, दो चीज समझिए, ठीक।
नंबर ऑफ प्लेस के आधार पे अलग डेटा है, और नंबर ऑफ मैसेज, मतलब एक के बाद एक मैसेज भेजता गया हर साल के साल, वो अलग है। तो अशोक का जो 14वां मेजर लॉ कैंडिडेट्स है, ठीक, जो उनको मिलते हैं 8 स्थानों से, प्लेसेस है 8, मैसेज है 14, प्लेसेस है 18, ठीक। इसी प्रकार से प्लेसेस अलग हो गए यहां पे, और जो लेख हो गए 7 हो गए, 7, प्लेस 6 और मैसेज 7, प्लेस 8, मैसेज 14, ठीक। इनमें अशोक का नाम मिलता है केवल 4 जगह से, मास्की, गुज्जर, निथुल, उदगोलम। लिखिए, केवल 4 जगह से अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम केवल 4 जगह से मिलता है, मास्की, गुजरात, निथुल, उदगोलम। मास्की, गुजरात, निथुल, उदगोलम। केवल 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है, मास्की, गुजरात, निथुल, उदगोलम, ठीक। मास्की, गुजरात, निथुल, उदगोलम, इन केन में इन चार में केवल मास्की नॉर्दर्न कर्नाटक में जगह है, गुजरात दतिया के पास एमपी में है, उदगोलम भी कर्नाटक में है और निथुल भी कर्नाटक में है। इन 4 इंस्क्रिप्शंस में केवल अशोक ने अपना नाम यूज किया है, बाकी सब में उसने टाइटल यूज किया है, बाकी सब में उसमें टाइटल यूज किया है। और अशोक का टाइटल है देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, टाइटल है देवनाम प्रिय। ये टाइटल अशोक का, देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। केवल 4 में उसका नाम मिलता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो अशोक के अभिलेख हैं, तो इनको देख लेते हैं कि क्योंकि अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने नाम का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो लंबे समय तक डिबेट ये रही कि इंस्क्रिप्शन है किसका। ये पहले व्यक्ति जिन्होंने अभिलेखों को पढ़ा होते जेम्स पिसेट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है एमपीपीएससी में, यूपीएससी में। पहले व्यक्ति जिन्होंने अशोक का नाम पढ़ा होते जेम्स पिसेट इन 1837। ठीक, तो ये उसके अभिलेखों के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है। हम शुरू करते हैं पॉलिटी हिस्ट्री को लेकर डेवलपमेंट क्या रहा। शुरुआत में अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मणिज्म को फॉलोअर था ये, और बाद में और भगवान शिव को मानता था। देखिए, ब्राह्मण धर्म और शिव धर्म को मानता था ये, ब्राह्मण धर्म और शिव धर्म को मानता था ये। इनिशियल लाइफ में ये गवर्नर ऑफ उज्जैन के रूप में काम करता है शुरुआती जीवन में, और जब ये गवर्नर है उस समय तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ। तक्षशिला, और ये यहां उज्जैन का गवर्नर था, और मगध साम्राज्य, मौ साम्राज्य। तो ये उज्जैन से तक्षशिला की तरफ रिवोल्ट को दबाने आता है अपने पिता के समय। ठीक, कहते हैं तक्षशिला के विद्रोह में इसने कई चीज सीखी। एक चीज सीखी कि राजा और जनता के बीच में कम्युनिकेशन गैप, संवाद का अभाव विद्रोह के लिए आधार बनता है। इसीलिए जब यह दूरा बना तो इसने कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव लिए, दैट इज इंस्क्रिप्शंस, जिसमें इसने डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट मैसेज अपनी प्रजा को देने की कोशिश करी। ठीक, और इस प्रकार से अपने एम्पायर को इंटीग्रेटेड बना के रखा इसने, रिवोल्ट की पॉसिबिलिटीज खत्म कर दी। क्लियर? अशोक के बारे में 3 स्रोत हमारे पास धार्मिक में मौजूद हैं।
जैन, बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में शुरुआत में इसके लिए चंड अशोक शब्द इस्तेमाल किया गया। ये दिखाया गया कि बहुत हिंसा या बहुत युद्ध वॉर आदि में ये इन्वॉल्व था, और जैसे ही ये बौद्ध धर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, बदला, ये पीस में इन्वॉल्व हो गया। ऐसा उसको दिखाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए चंड अशोक शब्द इस्तेमाल किया गया। ये चंड शब्द इतिहास में दो लोगों के लिए मिलता है। एक मगध, एक महाजनपद ईरान में ये शब्द मिलता है अवंती के गवर्नर चंड पद्दोत के लिए, वो भी आके बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होता है, और यही सब मिलता है अशोक के लिए चंड अशोक के रूप में। ठीक, अब इसके बारे में 3 एविडेंस हैं, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। एक कहानी ये निकल के आती है कि श्रीलंका परंपरा कहती है कि ये बहुत क्रूर था, इसने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों को मारा। ये स्टोरी की संभावना यहां से निकल के आई। श्रीलंका के जो ग्रंथ हैं वो ऐसा बोलते हैं। ऑब्वियसली बौद्ध ग्रंथ है श्रीलंका के, दीपवंश, महावंश एटसेट्रा। तो ये जो कहानियां हैं वो ये कहती हैं कि ये जब दूल्हा बना, उससे पहले इसको अपने सक्सेसर गद्दी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और इसने अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी हासिल करी। एक स्टोरी मिलती है इसके बारे में। ठीक, लेकिन 5th जो अभिलेख है उसमें ये अपने भाइयों के नाम का जिक्र करता है। तो कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि जितना कट्टा उसको दिखाया गया उतना कट्टा था नहीं है, क्योंकि यदि भाइयों को मारता तो भाइयों के नाम पर जिक्र क्यों करता। ठीक, एक तरफ तो जो श्रीलंका के जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि 99 भाई थे इसके, उनको मार के गद्दी हासिल करी, और एक तरफ जो उस समय के जो हमारे क्या नाम है अभिलेख हैं उस पर ही अपने भाइयों के नाम का जिक्र कर रहा है। तो ये दिखाने की, ये मतलब ये इतिहासकार मानते हैं कि दिखाने की कोशिश की गई कि कट्टर था। ठीक, कट्टर बहुत था। जैसे अभी एक बुक आई है जिसमें अंतिम मुगल शासक बहादुर जफर की गिरफ्तारी कैसे हुई वो बताई गई है। पढ़िए, बुक का नाम मैं भूल गया, लेकिन मैं कल उसकी कहीं ब्रीफिंग पढ़ रहा था तो मेरे को दिमाग में आ गया। उसमें ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ उसकी पूरी कहानी है। ठीक, कैसे जगह ली गई, कैसे समतल किया गया ताजमहल को, फिर ताजमहल में कहाँ से मकान से लेके आए गए, जो संगमरमर था उसका अंदर कैसे लेके आए, तो बड़ी 20 बैल खींचे, ऐसी बड़ी बैलगाड़ी बनाई गई। उन बैलगाड़ियों में समय भर के लाए। ऐसा मैं कल बुक पढ़ा था, मुझे लगा मैं चलो आपको भी बताऊंगा। ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, नई नई इतिहास की चीज़ें कि इस तरह से ताजमहल निर्माण किया गया। ठीक, और यमुना के किनारे किया गया, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए नींव खोदें तो यमुना पानी निकल जाए। इतना गहरी नींव खोदी गई, इस तरह से खोदी गई ध्यान सावधानी से कि यमुना, कोई बगल में यमुना थी पीछे, तो यमुना का पानी यहाँ निकल जाए नींव में, ये भी ध्यान में रखा गया। ठीक, शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां मुगल बादशाहों में एकमात्र ऐसा बादशाह था, मतलब एकमात्र उन बादशाहों में से एक था जो कि शराब आदि नहीं पीता था। ठीक, उसने दक्षिण भारत के मिशन के दौरान चंबल नदी में सारी शराब की पेटियां फेंकवा दी थी। ठीक, शाहजहां के बारे में सब पढ़ना जरूरी है, नई बुक्स में आया, जानकारी मिली उसके बारे में बहुत सी चीज़ें। नहीं, मैं खुद पढ़ा था, मैं चलो नई चीज़ ऐड होती आती है कि क्या क्या रहा किससे। और अपनी वाइफ, क्या नाम था उनका, मुमताज़ बेगम, कहते हैं कि यदि मुमताज़ बेगम जिंदा होती तो वह वही जगह लेती जैसे जहांगीर के समय उसकी वाइफ ने जगह ली थी राजसत्ता में। ठीक, वही जगह रहती थी, लेकिन उनका देहांत हो गया, और मरने समय उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा मोन्यूमेंट बनवाया जाए जो दुनिया में याद है, तो उसी के नाम पर ताजमहल बनवाया गया। और जब शाहजहां की मौत हुई तो औरंगजेब उनका रिस्पेक्ट नहीं करता, औरंगजेब से उनकी थनी हुई थी, तो कुछ लोगों को बुला के केवल सिंपल सा उनको रखवा के ताबूत में, और कुछ लोगों के द्वारा उसमें वहीं ताजमहल में ही उनको दफना दिया बगल में। ठीक, तो उसमें राइटर लिखता है कि एक बादशाह जिसने दुनिया को इतनी बड़ी खूबसूरत चीज़ दी, जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें चंद लोग भी नहीं थे, है ना। उसने खास बुक्स में पढ़ा था। चलिए पर वापस आते हैं अशोक पे, कहाँ चले गए, मिड ऑफ इंडिया पे। तो कहने मतलब ये है कि इसको कट्टर दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, है ना। बौद्ध ग्रंथों में मैंने काफी था चंड अशोक शब्द इस्तेमाल किया गया इसके लिए। इतिहास में 2 ही लोगों को चंड कहा गया है, किसको, एक अवंती के चंड पद्दोत को कहा गया, है ना।
इसी प्रकार से इसके पत्नी आदि को लेकर भी बहुत सारे ग्रंथों में डिफरेंट डिफरेंट नाम मिलते हैं। श्रीलंका परंपरा में बोला जाता है कि तिश रक्षिका इसकी वाइफ थी, तिश रक्षिका इसकी वाइफ थी, जिससे इसके बच्चे पैदा हुए महेंद्र संघमित्रा। श्रीलंका ग्रंथ बोलते हैं कि जब ये राजा बना, आगे चल के इसने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई और अपने बेटा और बेटी को एज ए मैसेंजर श्रीलंका में भेजा, बौद्ध धर्म के मैसेंजर रूप में। और वो लोग जो बोधि वृक्ष था उसकी टहनी ब्रांच लेके पहुंचे, वो वहां लगा दी गई, महेंद्र संघमित्रा। ठीक, श्रीलंका के ट्रेडिशंस में इसकी वाइफ का नाम मिलता है तिश रक्षिता। क्या मिलता है? तिश रक्षिका। ठीक, तिश रक्षिका इसकी वाइफ का नाम मिलता है तिश रक्षिका। पूरा नहीं लिखा है मैंने, लिख लीजिए। ये नाम मिलता है श्रीलंका परंपरा में, और बच्चे और बेटा और बेटी नाम मिलता है महेंद्र संघमित्रा। अभिलेख में इंस्क्रिप्शंस में केवल एक ही रानी का नाम मिलता है, कालुवाकी। तो यहां भी इंफॉर्मेशन बहुत डाइवर्स चल रही है। लिटरेचर में इंफॉर्मेशन कुछ और मिलती है, इंस्क्रिप्शंस में अभिलेखों में केवल एक ही रानी का नाम मिलता है, वो मिलता है कालुवाकी। ठीक है ना? तो इंफॉर्मेशन के आधार पर बहुत सारी चीजें इसके बारे में अलग अलग हैं, लेकिन यह चीज स्पष्ट है कि इसको सीधे ही अपने पिता के देहांत के बाद गद्दी नहीं मिली, लगभग 4 वर्ष का अंतर रहा। तो इतिहासकार इस बात पे सहमत हैं कि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी का युद्ध का सामना अशोक को करना पड़ा, गद्दी इसको इतनी आसानी से मिली नहीं। अब वो 9 भाई मारे कि 9 भाई मारे कि 5 मारे, वो एग्जैक्ट नहीं पता है, कि इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, चलिए, इसने हाँ ये देखिए, श्रीलंका के जो ग्रंथ है बोलते हैं कि 99 मारा था। ठीक, क्लियर? तो ये एक डिबेटेबल इशू है, विवाद का विषय है कि क्या वास्तव में ऐसा किया कि नहीं किया, लेकिन यह फिक्स है कि इसको गद्दी हासिल करने में 4 साल लग गए थे। ठीक, अशोक के समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी कलिंग वॉर, 261 BC। 261 BC शासन के 8वें वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक, एक्चुअल 269 बैठा गद्दी पे, और इसने जो वॉर लड़ी वो 261 में लगी। ये जो वॉर इसके बाद इस जीवन में इसकी जो घटना है उस पर ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्यों इसने कलिंग पर आक्रमण किया। लेकिन कहते हैं कि एम्बिशियस रूलर है, और जो भी एम्बिशियस रूलर होता है वो अपने सराउंडिंग के पूरे इलाके में अपना अथॉरिटी मानता है। यदि कोई महत्वपूर्ण शासक है तो चाहता है कि उसकी जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकार है, वो उसके आसपास के इलाके तो मौजूद है। अशोक ने उसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत ये युद्ध लड़ा, और 13वें अभिलेख में वो अपने इस युद्ध के बारे में जानकारी देता है। ठीक, क्लियर ना? इसके बाद बौद्ध धर्म में आ गया, और कहते हैं कि बुद्धिस्ट संत उपगुप्त के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। लेकिन अशोक कभी बौद्ध धर्म धारण तो कर लेता है, लेकिन कभी बौद्ध संत नहीं बनता है। वो राजपाट नहीं त्यागता है, व्यवहारिक व्यक्ति है, लिमिटेशंस को जानता है, और लिमिटेशंस के भीतर ही वो अपने काम कर रहा है। गद्दी वद्दी त्याग के नहीं निकल गया कि चलिए संन्यास लेते हैं, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म में क्रमिक रूप से प्रवर्तन किया, एकदम तेजी से बौद्ध धर्म में नहीं आया। वो शुरुआत में वो शाक्त उपासक रहा, और फिर धीरे धीरे वो भिक्षु बना, लेकिन उसने कभी भी संन्यास नहीं लिया। ठीक, वो इस दौरान भगवान बुद्ध के स्थलों को घूमता है जहां उनका जन्म हुआ आदि पे, और वहां पे टैक्स आदि बढ़ता है, तो बर्थ प्लेस गया बुद्ध के। ठीक, इसने अपने पूरे दरबार में, पूरे राज्य में धर्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए, अपॉइंट किए। ठीक, कपिल वस्तु गया, फिर इसके अलावा सारनाथ, सावस्ती, कुशीनगर, यहां सब गया,
और जहां भी गया उसने बौद्ध धर्म को लेके वहां पे टैक्स आदि कम किए। अपने बेटे और बेटी को महेंद्र संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा। इसी के समय देखते हैं तीसरी बौद्ध संगति हुई। कितनी, कौन संगति हुई? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। और इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसने जो भी लोग थे उनको डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के दबाव भेजा। मोगलीपुत्र के नेतृत्व में इस बौद्ध धर्म को फैलाने में इसका एक मदद रहा। अब आते हैं अशोक के बारे में, एक दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि अशोक क्या कर रहा है, किस तरह का बदलाव कर रहा है। अशोक जिस समय राजा बना, ठीक राजा बना, उस समय उसके साम्राज्य का विस्तार केवल ये छोड़ के नहीं, रिमोट साउथ पूरे इलाके में था। ठीक, अशोक जिस समय रूल करता है वो पहली बार इतिहास में इतनी बड़ी इकाई, इतने बड़े शासन, इतने बड़े एम्पायर, पहली बार इतने बड़े एम्पायर को वो रूल करता है। इस एम्पायर में जो सबसे बुनियादी चीज थी वो थी भिन्नता। वो कहता है कि उसके एम्पायर में काफी डाइवर्स चीजें मौजूद है एक साथ। ये डाइवर्सिटी जो है ये सोशल भी है, सामाजिक भी है, रिलीजियस भी है। कोई कहता है कि भगवान शिव को मानो, कोई किसी और भगवान को मानता है। वो कहता है कि डाइवर्सिटी इकोनॉमिक भी है, डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक भी है। वो कहता है कि यहाँ के लोग अलमाइक भाषा, खरोष्टी लिपि आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो तमाम तरह की डाइवर्सिटी के इलाके मौजूद थी। और डाइवर्सिटी का मतलब है डिसइंटीग्रेशन होना की पॉसिबिलिटी हाई थी। अशोक के सामने चुनौती थी कि तमाम विभिन्नताओं को, तमाम डाइवर्सिटीज को वो एक यूनिटी के अंदर कन्वर्ट करे, विभिन्नताओं को एकता में लेके आए। यदि वो किसी एक चीज को पकड़ता, किसी एक भाषा को पकड़ता, किसी एक धर्म को पकड़ता, तो स्वाभाविक बात है कि बाकी लोग उसका अगेंस्ट हो जाते हैं। अशोक ने अपने आप को एक ऐसे आईने के रूप में कन्वर्ट कर दिया जिसमें जो उसको देखे उसको वही अपनी छवि दिखाई दे। बस है, हम इसको बोलते हैं बादल का नेचर। बादल को यदि आप देखोगे तो लगेगा हमारे ऊपर है, आपको लगे आपके ऊपर है, लेकिन बादल किसी के ऊपर होता नहीं है। लेकिन बादल हमेशा आपको इल्यूजन देगा कि वो आपके ऊपर है। ये जो नेचर किसी व्यक्ति का होता है वो हमेशा दोस्त इकट्ठे करता है, क्योंकि वो किसी का दोस्त नहीं, सब लेकिन सबका दोस्त है। सबको लगा है मेरा दोस्त है, जो उससे मिलना उसको होता है कि मेरे साथ है। कितना बयान सोचा है ये चीज, ये आपको बहुत काम आएगी जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। आपका जो बादल का नेचर होगा ना, ये नेचर आपको बहुत काम करवाएगा। ठीक, अशोक ने उस बादल के नेचर को अपना लिया। उसने तमाम विभिन्नताओं को अलग करके एक नई चीज लेके आया ताकि समाज को जोड़ा सके, जो था अशोक का धम्म, अशोकास धम्म। ये उसके इंस्क्रिप्शंस में जानकारी मिलती है, अशोक का धम्म। अशोक ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लिखी है, वे ऑफ लाइफ, अ कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को लेकर धम्म का निर्माण किया, अशोक का धम्म। क्या लगता है कि बौद्ध धम्म था? ये बौद्ध धम्म नहीं था, ये उस समय के तत्कालीन सभी धर्मों की अच्छी बातों का एक कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसको अशोक ने अशोका धम्म दिया और ये लोगों को भी फैलाया। अपने अभिलेखों, इंस्क्रिप्शन माध्यम से लोगों को मैसेज दिए। मैं इसमें बिलीव करता हूं, सारी जनता में, सारी प्रजा मेरी संतान है। देवनाम प्रिय, मैं देवताओं का प्रिय हूं, मुझे अथॉरिटी देवताओं ने दी है और मैं आपके लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं।
अशोक ने किसी एक धर्म के लिए कभी भी बात नहीं करी। वो स्वयं बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन कभी उस लोगों से ये नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। उसे कहा कि सभी धर्मों में अच्छी बातें होती हैं। एक शैल ने कहा कि सभी धर्मों में अच्छी बातें होती हैं, आप सब एक दूसरे की बात को सुनिए। यदि आप ये कहेंगे कि मेरा धर्म ही सही है, दूसरा गलत, तो ये इनटॉलरेंस को दिखाएगा, जो अशोक ने जमाने कह दिया। अशोक ने कहा कि फालतू के कर्मकांडों में पैसा व्यय करने से कुछ नहीं होगा, ठीक? अपने हार्ट को, मन को प्योर करिए। अशोक ने यह कहा कि पहले मैं भी इंसान बिलीव करता था, एक अपने लेखों से कहा, लेकिन मैंने अब जानवर शिकार करना छोड़ दिया है। अब मेरे यहां जो राजकीय पाकशाला है वहां पे जानवर नहीं मारे जाते, ठीक? क्लियर? वो लोगों को कह रहा है कि आप ये जो फालतू के अनुष्ठान करते हो, बर्थडे पार्टी वगैरह मनाते हो, खर्चा करते हो, पैसे मत करो। इसकी बजाय अल्प व्यय और अल्प संचय करो, ठीक? एक इकोनॉमी बात जो उसकी बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये कह रहा है कि अल्प व्यय अल्प संचय करो, मतलब ना तो बहुत बचत करो, कंजूस बन जाओ चीन की तरह, कोई कंजम्पशन नहीं है, और ना इतना खर्चा करो कि फक्कड़ हो जाओ। अल्प व्यय अल्प संचय, उसके सारे जो मैसेज हैं वो इन अभिलेखों में लिखे हुए हैं, और वो बेसिकली अशोक के धम्म के घटक हैं, ठीक? जैसे उसे कहा कि माता पिता की सेवा करो, अहिंसा का पालन करो, ठीक? दूसरा उसने कहा कि मैंने जानवरों की हत्या बंद कर दी है, त्योहारों पे फालतू का खर्चा बंद कर दिया है, सोशल वेलफेयर पे ध्यान दे रहा हूं, धम्म यात्राएं कर रहा हूं, मैं लोगों से मिलने जा रहा हूं, ठीक? अपने नौकरों के साथ भी मानवीय व्यवहार करो, नॉन वायलेंस को फॉलो करो, अदर धर्म के लिए टॉलरेंस लेके आओ, सहिष्णुता लेके आओ, ठीक? युद्ध की बजाय धर्म का पालन करो। इस तरह से अशोक ने लोगों को एक न्यू कोड ऑफ कंडक्ट, एक नई आचार संहिता से परिचित करवाया, ठीक? इससे हुआ ये कि सभी धर्मों को लगा कि अशोक का धर्म हमारा धर्म, और अशोक ने जन समर्थन, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, पीपुल्स एक्सेप्टेंस, जनता की स्वीकारता हासिल कर ली, ठीक? और इससे अशोक का जो साम्राज्य था वो लंबे समय तक बिना किसी विद्रोह और युद्ध के शांतिपूर्वक उसने शासन किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यह है अशोक का मूल्यांकन। अशोक एक ऐसा रूलर है जिसने सिकंदर आदि को पीछे छोड़ दिया, आदि पे छोड़ दिया, ठीक? वो एक केवल स्वप्न दृष्टा नहीं था, बट मैन ऑफ प्रैक्टिकल जीनियस। हिज धम्म इज यूनिवर्सल दैट इट अपील्स टू ह्यूमैनिटी इवन टुडे। जो बातें उसने बोली ये सारी आज भी है, आज भी सोसाइटी में समस्या चल रही है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ रहे हैं, ये सब उसने किया, ठीक? He was an example in history for his benevolent administration, also for following the policy of non-aggression even after victory in the war. ये सब अशोक के धर्म की अच्छी बातें थी। क्लियर हुआ? ठीक? आगे चल के अशोक के बाद राज्य दो भागों में बट गया। वेस्ट का इलाका कुणाल के पास जो अशोक का बेटा था, ईस्टर्न इलाका दशरथ के पास जो अशोक का पोता था। आगे आके धीमे धीमे ये कमजोर हो गए, और जैसे ही कमजोर हुए तो नॉर्थ वेस्ट में इनकी पकड़ कमजोर हुई, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से एक बार फिर अटैक और इन्वेजन शुरू हुआ। जब तक नॉर्थ वेस्ट पे कंट्रोल था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, जैसे ही कमजोर हुआ और ये कमजोर हो गए। एक चीज जो हुई कि धीरे धीरे अशोक के बौद्ध धर्म का रूप बिगड़ गया, अशोक के धर्म का रूप बिगड़ गया, और यह माना गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म सपोर्ट किया और ब्राह्मण धर्म को सपोर्ट नहीं किया। नहीं भी किया, मैंने कहा अशोक ने किसी धर्म को सपोर्ट नहीं किया, बौद्ध को भी नहीं किया, लेकिन जो बौद्ध संगति हुई उसके कारण माना गया कि उसने सपोर्ट किया, ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया जो कि पहले बहुत पॉपुलर था। इसलिए ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर अशोक के सक्सेसर्स के दुश्मन गए, और बाद में पुष्यमित्र ने जो उसका सेनापति था, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहत को मारकर यहाँ पे सुंग वंश की नींव डाल दी। एक और मगध और उसके आसपास छोटे छोटे राज्य निकल के आए, दूसरी तरफ भारत में नॉर्थ वेस्ट अटैक शुरू हो गया, और इसके साथ ही लेटर मॉडर्न पीरियड का इतिहास शुरू होता है। शुरू होता है।